सो हेलो एंड वेलकम। टुडे इज डे 2। हम ये वास्तु का जो इंट्रोडक्शन सेशन कर रहे हैं उसमें आज हम डे 2। कल हमने बेसिक बेसिक मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करी थी जो वास्तु के रिलेटेड लोगों के मन में। आज हम वास्तु और फेंगशुई के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि हम आने वाली क्लास में किस किस क्या क्या कंटेंट पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें उसमें पढ़ेंगे, उसके बारे में बात। फेंगशुई क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि जनरली हम लोग चाइनीज न्यूमरोलॉजी को तो एकदम एक सिरे से कहते हैं कि ये इतना इफेक्टिव नहीं है, अच्छे से प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं। पर जो फेंगशुई है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है और आजकल की मॉडर्न वास्तु में हमें रेमेडी देने में बहुत अच्छी तरीके से है। ये बिल्कुल ठीक है, ये फैक्ट बिल्कुल ठीक है। जो वास्तु है वो इंडियन साइंस है, इंडियन रिलीजन से, इंडियन टेक्स्ट और पुराने जो उपनिषद है उनसे आ रही है। लेकिन चाइनीज जो फेंगशुई है वो डेफिनेटली चाइना से बिलोंग करती है और वहाँ का ऑल टुगेदर डिफरेंट ट्रेडिशन है, वहाँ के लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। पर कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी है दोनों साइंसेस में जिसे हमें अंडरस्टैंड करना जरूर। तो आप लोग में से कोई फैंग शुई के बारे में जानते हैं, पहले से कुछ सुना है? यस, सब जी बताएं, आपने क्या सुना? नमस्ते मैम। सो बेसिकली फेंगशुई तो मैंने ट्रेडिशनल खुद से पढ़ पढ़ के सीखा था, लाइक रिसर्च एंड बुक्स। बट मैं सर्टिफाइड प्राणिक हीलर हूँ एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड प्राणिक फेंगशुई यस। which was taught by my spiritual teacher Master Chua. So I apply the principles of pranic feng shui, जहाँ पे यू बेसिकली ट्राई टू सी के अगर घर की जो डायरेक्शन है या बिजनेस स्पेस या जो भी है, तो जो डायरेक्शन है, विच डायरेक्शन इज लकी और कंड्यूसिव आप अगर फेस करेंगे और उस जोन में अगर कुछ ठीक नहीं है, तो व्हाट इज अ रेमेडी दैट यू कुड अप्लाई, लाइक अ स्मॉल मिरर और समथिंग, तो उसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है आप उसको न्यूट्रलाइज करके यू कैन मिटिगेट द रिस्क। करेक्ट, करेक्ट। एनीबडी एल्स जिन्हें फैंग शुई के बारे में पता है? तो जैसे कि अपूर्वी जी ने बताया, बिल्कुल जो फेंग शुई है और प्राणिक हीलिंग है, तो प्राणिक हीलिंग एक्चुअली एक एनर्जी हीलिंग मोडालिटी है और हमेशा एनर्जी के ऊपर ही काम करती है। इसी तरीके से जो फेंग शुई है वो भी एनर्जी के ऊपर ही काम करती है। जैसे हम अपने वैदिक वास्तु में पांच तत्व और 16 डायरेक्शन को बैलेंस करने की, ग्रेविटेशनल फोर्स को मैनेज करने के, सन पाथ के हिसाब से, एयर विंड किस तरफ विंड का फ्लो है, कैसी हमारी सॉइल है, इन सारी चीजों को जहाँ कॉम्बिनेशन में देखते हैं, वही जो फैंग शुई है वो एनर्जी के ऊपर काम करती है, प्राणा और ची के ऊपर काम करती है। वो ची और प्राणा को बैलेंस करने के बारे में बात करती है, जैसे कि प्राणिक हीलिंग भी करती है। प्राणिक फेंग शुई भी फेंग शुई का एनर्जेटिक रूप ही है जो थोड़ा सा लिटिल एडवांस लेवल पे है, क्योंकि प्राणिक में जनरली आपको एनर्जी स्कैनिंग सिखाई जाती है। तो मॉडर्न वास्तु में जो आजकल के वास्तुकार हैं, जो ऑल सारे टीचर्स हैं, वो आप देखते हो ऑरा स्कैनर्स यूज करते हैं, एनर्जी स्कैनर्स यूज करते हैं। वो कहीं ना कहीं कंसेप्ट जो है वो फेंग शुई से ही आता है। ठीक है, आपने जो आजकल के जो हमारे मॉडर्न वास्तुकार हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर ये मिरर लगा दीजिए, यहाँ पर ये प्लांट रख दीजिए, या जो बेसिकली जो 3D रेमेडीज के बारे में बात करते हैं, वो सारे फिर कहीं ना कहीं फेंग शुई से ही इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, और इसलिए और हमें फेंग शुई इसलिए भी हमें उसे अछूत नहीं रखना चाहिए कि हम बिल्कुल उसको नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि आजकल के मॉडर्न समाज में हम जिन घरों का वास्तु करते हैं वो फ्लैट्स हैं। जो घर छत आंगन वाले घर है, जो जमीन पर बने हुए घर, कितने लोग अफोर्ड कर पाते हैं और कितने लोगों के पास? और आपके इतने ऐसे कितने क्लाइंट्स हैं जो ऐसे घरों में रहते हैं? तो फ्लैट्स में जब हम क्या बोलते हैं वास्तु करते हैं, तो डेफिनेटली डायरेक्शन, एलिमेंट्स, इन सारी चीजों का अपना पूरा महत्व है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इफ यू आर यूजिंग फैंग शुई तो इसका मतलब जो बेसिक वैदिक वास्तु है आप उनके कंसेप्ट से हट जाए। पर यस, अल्टीमेटली सारी चीजें आपकी एनर्जी पर होकर आती है। और जो जहाँ जहाँ पर हम डिमोलिशन नहीं कर सकते हैं, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम फेंग शुई से रिलेटेड चीजें जो एनर्जी को एनहांस या सप्रेस करती हैं, या जहाँ पे जितनी जरूरत है बैलेंस करती हैं, उन कंसेप्ट को हम यूज करते हैं।
तो मैं आज आपको जो कोर्स बताऊंगी, जो मैं अपनी क्लास में पढ़ाऊंगी, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फेंग शुई ऑल्सो इन द कोर्स। बिकॉज उसके बिना, बात करे बिना, मुझे लगता है कि मॉडर्न वास्तु थोड़ा अधूरा रह जाता है। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि इस डायरेक्शन में आपने ये कर दिया है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पर अब मेरे फ्लैट में दो ही रूम है और उस रूम को बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, तो दूसरा बेडरूम बनाने का ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? घर थोड़ी छोड़ दूंगी। और सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि एक वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया इसलिए वो घर छोड़ के दूसरे घर पे चले जाए। ठीक है, तो वो वास्तु कंसल्टेंट को इसीलिए बुलाते हैं कि इस घर में जो जो प्रॉब्लम है, उनकी हेल्प से उसे थोड़ा थोड़ा निगेट किया जा सके, और अपने जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है उन्हें कहीं कहीं ना कहीं एड्रेस कर सके, उन्हें ठीक करने की कोशिश। So am I clear and loud about the concept of Feng Shui? Why I am taking Feng Shui in the course? तो आज मैं Feng Shui से और वास्तु से रिलेटेड जो बातें हैं उन्हीं को कंपेयर करके आपको बताने की कोशिश करूंगी, कुछ कुछ एरिया में, कि कैसे कैसे वो चीजों को हम यूज कर सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी रेमेडीज भी होंगी जिन्हें आप अपने लेवल पर अपने घर में उसे अप्लाई भी कर सकते हैं। पर जब हम वास्तु के बारे में, अपनी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम घर के सही डायरेक्शन को फाइंड करें। और अगर हम सोचते हैं कि हम अपने फोन के कंपास से देखकर सही डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फॉर दैट मैटर जो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास, जो वास्तु कंसल्टेंट सकते हैं, उनसे हमें सही डायरेक्शन मिल जाती है, तो मैं बोलूंगी कि हम यहाँ पर करें। क्योंकि जब हमारे ये कंपास से जब यूज किए जाते थे, तब मैग्नेटिक फील्ड्स थे। आज हमारे घर में, सबके घर में वाईफाई लगे हुए हैं, हमारे हाथों में फोन है, इतने सारे हमारे रेडिएशन तरह तरह के और मैग्नेटिक फील्ड्स हमारे घर में ऑलरेडी हैं। जो कि बहुत सारे एक साइंटिस्ट थोड़े थोड़े दिनों में एक स्टडी करके आता है कि इसकी वजह से हमारी बॉडी में ये फर्क पड़ रहा है, हमारे दिमाग में ये फर्क पड़ रहा है। और हम लोग मॉडर्न पीपल हैं और हम इन सब चीजों को यूज करते हैं। तो उसकी वजह से जब हम अपने घर के सेंटर पर खड़े होकर अपने फोन के कंपास, या जो हम फॉर दैट मैटर जो फिजिकल कंपास उसको लेकर डिग्री लेते हैं, तो कभी कभी तो 30 30 40 40 डिग्री का डिफरेंस आता है। और इतने डिफरेंस आने से तो नॉर्थ नॉर्थ नहीं रहता, साउथ साउथ नहीं रहता, ईस्ट ईस्ट नहीं रहता, वेस्ट वेस्ट। तो हमारे जो क्या बोलते हैं, तो जब भी हम वास्तु के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने घर का सेंटर ठीक तरीके से फाइंड आउट करें। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम घर की डायरेक्शंस को सही तरीके से समझ। अगर हमने ये स्टेप पूरा किया, तो आगे का वास्तु आपके लिए काफी इजी और करेक्ट तरीके से आपके लिए काम होगा। तो डायरेक्शंस लेना बहुत इम्पोर्टेंट। अब हम एक और चीज यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी, तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ अवर कोर्स। जब हम बात करेंगे तो हर तरीके के घरों पर कैसे हमें सेंटर लेना है और कैसे हमें डायरेक्शन लेना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आजकल के सारे जो मॉडर्न वास्तुकाज हैं, सारे आर्किटेक्ट्स जो हैं, वो सारे लोग गूगल अर्थ प्रो एक ऐप आता है उसका यूज करते हैं आपके घर की डायरेक्शंस को लेने के लिए। क्योंकि वो आपके सैटेलाइट के व्यू से आपके घर की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करता है, और उसमें ऐसा देखा जाता है कि हमें मोस्ट एक्यूरेट 2 3 डिग्री तक के एक्यूरेशन के साथ साथ हमें डिग्री मिल जाती है हमारे घर की। जिन लोगों को गूगल अर्थ प्रो यूज करना आता है, वो उसको यूज करके अपनी हेल्प कर सकते हैं। और नहीं आता है, तो हम कोर्स में इसको प्रॉपर प्रॉपर तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है इसको यूज करने के लिए, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद जब हमने अपने घर में डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें आती है कि क्या चीज को हम कहाँ प्लेस करें। तो और क्या चीज को कहाँ प्लेस करें, अगर हम डायरेक्शंस के हिसाब से प्लेस कर पाए, तो हमारे घर की एनर्जी बहुत ही हार्मोनाइज। पर आज हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे इजी तरीके जो हम अपने घर की एनर्जी को बैलेंस कर पाए। अल्टीमेटली एनर्जी ही है जो कि आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव काम। ठीक है। अगर आप किसी बीमार के घर जाते हो, तो आप देखोगे बीमार का कमरा जनरली बड़ा ही डैम्प सा फील होता है, बड़ी स्लो स्टेबलेंट एनर्जी फील होती है। और अगर आपके घर में सनलाइट आती है, सी एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो वैदिक वास्तु की सन पाथ के हिसाब से चलता है। सन ईस्ट ईस्ट से उठता है और क्या बोलते हैं, नॉर्थ से होते हुए वेस्ट को सेट हो जाता है। जो उत्तरायण और दक्षिणायन वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत important
तो जिसके भी घर में, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन का घर हो, अगर आपके घर में सनलाइट आती है और आप उसे अलाउ करते हैं अपने घर के अंदर, तो आप मानिए कि आप काफी हद तक बहुत सारे एनर्जी को अपने आप की पॉजिटिव कर पाएं। अगर आपके घर में बहुत शार्प माउंटेड कोई क्या बोलते हैं फर्नीचर नहीं है, जितने भी शार्प एजेस वाले फर्नीचर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो बहुत शार्प एजेस के फर्नीचर भी हमें नहीं रखना चाहिए। अपने घर के डीक्लटरिंग पर हमें बहुत 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 ध्यान देना चाहिए। जो चीजें अनयूज्ड है वो कहीं ना कहीं आपके लिए, ये तो चीजें आप अपने क्या बोलते हैं इंडियन साइंस में, वास्तु में, या आप एस्ट्रोलॉजी में भी इन सब चीजों में समझते ही है कि जो भी चीजें रुकी हुई है जिन्हें हम सालों साल यूज नहीं करते, उसके लिए वो हमारी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करती है। वो हमारे लिए, और डीक्लटरिंग के बारे में तो मैं पहले भी बहुत सारी रील भी बना चुकी हूँ, और इस डीक्लटरिंग के बारे में तो हम पहले भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो चलिए स्लाइड से देखते हैं एक एक चीज को, थोड़ा सा फ्यूचर खिंच जाएगा। तो कैसे हार्मोनाइज करें हम एवरीडे में वास्तु और फeng shui को यूज करें। तो रीजन क्यों यूज करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। वास्तु जो है वो 5 एलिमेंट्स प्लस डायरेक्शन अलाइनमेंट्स प्लस एनर्जी फ्लो और का विशेषकर स्ट्रक्चर के रूप में हमारी हेल्प करता है। और जो हमारी फेंग शुई है वो हमारे यिन और yang एनर्जी को बैलेंस करने के बारे में, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के बारे में बात। तो अगर हमें रेस्टफुल स्लीप चाहिए, ये बेडरूम के बारे में है। बेडरूम के बारे में हम कैसे यूज कर सकते हैं वास्तु को और फेंग शुई को अपने बेडरूम्स को ठीक में। तो बहुत इजी सी बात है, दो तीन चीजें हैं। जब हम मॉडर्न वास्तु के बारे में बात करते हैं तो मॉडर्न वास्तु क्या कहता है कि हमें जो हमारा बेडरूम है उसमें जो हमारी बेड हेड है, जिस तरफ हम सर करके सोते हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हमें किस तरफ सर नहीं करना चाहिए, आप सबको पता है किस तरफ नहीं करना चाहिए। पता है, ये तो आपको सबको ही पता है, इतना तो रील ने सभी को ट्रेन कर लिया। किस डायरेक्शन में हमें हेड नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ और हाँ, वेस्ट। हमें नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में नहीं करना चाहिए। नहीं रखनी, देखा मैंने कहा था ना, इतना तो सबको पता है, बिल्कुल सही बोला सही आपने। तो बेस्ट डायरेक्शन है कि आप साउथ हेड करके सोए, और अगर नहीं पॉसिबिलिटी है तो ईस्ट करके सोए, और अगर ये भी पॉसिबिलिटी नहीं तो आप वेस्ट करके भी सो सकते हैं। पर आपको साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ कभी भी हेड करके नहीं सोनी चाहिए। मान लीजिए आपके घर की या बेडरूम की पोजीशन ऐसी है जिसमें बेड का जो है रेस्ट वाला एरिया वो नॉर्थ की तरफ आता है, तो सर दूसरी तरफ करके सो जाइए जहां पर पैर। बेड को रखा वैसे ही रहने दीजिए, पर आप सोते समय अपना सर दूसरी तरफ। अब इसमें फेंगशुई क्या कहता है, फेंगशुई ये कहता है कि जब भी आप सोए तो आपका बेड ऐसा होना चाहिए कि आपको दरवाजा दिखाई दे। ठीक है। या प्लेसमेंट ऑफ द मिरर के बारे में बात करता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, मिरर्स जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और बेडरूम जो है वो साउथ एरिया में होना चाहिए। ठीक है। तो वो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। अब आज के जमाने में आप बोलो ड्रेसिंग टेबल तो हम अपने बेडरूम में ही रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेडरूम में ही रखेंगे। तो अगर आप बेडरूम में 3 फुट तक का अगर कोई मिरर रखते हैं तो उससे आपको ऐसे कोई हार्म नहीं होता। उससे ज्यादा बड़े मिरर्स हैं, यानी कि पूरी पूरी अलमीरा में मिरर लगे हुए हैं, और उसका इंप्रेशन आपके बेड पर आ रहा है, या आप जब बेड पर लेटे हैं तो आपका बॉडी पार्ट उसमें दिखाई देता है, तो फिर वो आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस बॉडी पार्ट में धीरे धीरे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए। ठीक है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम मिरर को, मिरर फेंग शुई में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एनर्जी को एनहांस करने के लिए। क्योंकि जहां पर भी मिरर लगा होता है आप उसके लिए देखो तो वो उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, डबल करता है, ऐसे ही होता है ना। तो इसलिए अगर आपको किसी जगह की एनर्जी को एनहांस करना है, सपोज आपके घर में नॉर्थ एरिया कटा हुआ है, पर आपको लगता है कि ये नॉर्थ एरिया थोड़ा छोटा है, तो हम वहां पर मिरर की प्लेसमेंट करके उस एरिया को की एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये फेंग शुई का छोटा सा उपाय हमारे वास्तु के हिसाब से भी काम कर रहा है, और फेंग शुई के हिसाब से भी काम कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन को बढ़ाने में भी हमें। तो ये छोटे छोटे से टूल्स हमारे पास हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हम अपने बेड हेड के बारे में बात करते हैं तो हमने बात करी कि किस तरफ हमें रखनी चाहिए, और वास्तु यही इंफेसाइज करता है कि आपका क्या बोलते हैं मेन डोर आपको दिखाई देना चाहिए। और मिरर्स के बारे में बात करते हैं एक्सक्यूज इसके। मी मैम। प्लीज प्लीज। मैम आपने बेडरूम में मिरर की क्या रेमेडी दी? बीच में ना कुछ आवाज कट गई, कुछ सुनाई नहीं दिया। अगर बेडरूम
में मिरर है, सामने दिख रहा है, तो उसकी क्या रेमेडी है? उसकी रेमेडी ये है कि अगर वो 3 फुट तक का है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दे रहा है, बस आपकी बॉडी का इंप्रेशन मिरर में नहीं दिखाई देना चाहिए। और अगर दिखाई देता है तो कोशिश करें कि जब आप रात में सोते हैं तो उस मिरर को आप किसी चीज से ढक दें। अदरवाइज अगर आपको कोई एरिया इनहेंस करना है तो आप वहां पर मिरर को प्लेस करके उस एरिया को इनहेंस कर सकते हैं। और आपने ओके। देखा भी होगा कि बहुत सारे पाकवा मिरर या सर्कुलर मिरर होते हैं जो किसी चीज को बड़ा या छोटा, आइडिया बिहाइंड यही है कि हम जो देखते हैं उसको मैनिफेस्ट करते हैं, है ना। जिस चीज को हम हाँ बार जी। बार देखते हैं मैनिफेस्ट करते हैं। इसलिए हम वहां पर वो मिरर लगा के ये ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि ये जगह बड़ी या छोटी। आफ्टर ऑल सारी रेमेडी हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर ही काम, ठीक है। तो इसलिए उसको हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। आई होप, मैं कोशिश करी हूँ बहुत सरल शब्दों में समझाने की। इसमें कोई ऐसा डाउट तो नहीं होना चाहिए, पर अगर भी किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए। ठीक है। अब मेन एंट्रेंस जो हमारे घर का है, चाहे वो वास्तु हो और चाहे वो हमारा फेंग शुई हो, दोनों में ही ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम वैदिक वास्तु के बारे में बात करते हैं तो मेन डोर, टॉयलेट और किचन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी प्लेसमेंट्स, उसके बर्नर्स, उसके एंट्रेंस किस तरफ को खुल रही है, किस प्रोफेशन के हिसाब से किस तरफ खुल रही है, उनकी बहुत ज्यादा importance है। तो मेन डोर को, अगर हमारा मेन डोर किस डायरेक्शन में है, अगर हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, तो वैदिक वास्तु में और भी उपाय है, उस हिसाब से हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। पर अगर फेंगशुई के हिसाब से हम अभी ये नहीं, हमें ये नहीं पता कि हमारे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन है नेगेटिव डायरेक्शन है, तो हमारा N4 में नहीं आ रहा है, N5 में आ रहा है, N6 में आ रहा है, फॉर दैट मैटर भी, क्योंकि हम वास्तु में 32 डायरेक्शन के ऊपर बात करते हैं, तो पूरे घर को 32 डायरेक्शन की तरफ से हम बात करते हैं। तो अगर ऐसा कोई डायरेक्शन आ रही है जो हमारे काम के हिसाब से हमें सूट नहीं करती है, तो हम उस डायरेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं, जो कि हम क्लास में बहुत इलेबोरेट होकर बात। पर अब मान लीजिए हमें नहीं पता, हम एक नॉर्मल लेमैन है, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, तो हमें क्या करना चाहिए। हम सिंपली अपने घर के दरवाजे को क्लीन रख सकते हैं, क्लटर फ्री रख सकते हैं। वहां पर फेंग शुई तो क्रिस्टल्स रखने के बारे में, तरह तरह के चीजें टांगने के बारे में बात करता है। पर आप खुद भी सोचिए, हमारे भारत में हम लोग क्या करते हैं, कोई अच्छा ऑकेशन होता है, हम घर को के दरवाजे को साफ करते हैं, उसमें आम के पत्ते या अशोक के पत्तों का तोरण लगाते हैं, या फ्रेश लीफ हमें एक वेलकमिंग होती है। वो नहीं है तो हम, अभी दिवाली आएगी तो अपने दरवाजे को डेकोरेट करेंगे, आ, तोरण तरह तरह की स्टाइलिश तोरण लगा के करेंगे। अगर हम अपने घर के दरवाजे पर कलश में थोड़ा सा पानी रखते हैं, वाटर एलिमेंट को ऐड करके कलश में पानी रखते हैं, वो भी एक बहुत सुंदर रेमेडी है आपकी एनर्जीज को पॉजिटिव। उस पानी को आप बदल सकते हैं रेगुलरली। इसके अलावा स्वास्तिक एक बहुत ही ऑस्पिशियस हमारा क्या बोलते हैं, सिंबल है हिंदू सनातन में। उसको आप अपने दरवाजे पर प्लेस कर सकते हैं। किसी भी मेटल का प्लेस कर सकते हैं। वैसे तो दिशा के हिसाब से कलर और मेटल भी डिसाइड किया जा सकता है, पर अगर आप रोली जो होता है अपने घर में, जो हम पूजा की रोली यूज करते हैं, अगर उससे स्वास्तिक बना दें अपने घर के दरवाजे पर, तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी वो ही स्वास्तिक अपने आप को रोकने में सक्षम है। तो बहुत सुंदर सा ये उपाय है। अब अगर आप कहते हैं कि हम हिंदू नहीं, हम किसी और रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो आपके भी अदर रिलीजन के भी कोई ना कोई ऑस्पिशियस सिंबल्स होते हैं, तो आप उन्हें रखिए, क्योंकि आपका फेथ उनके साथ जुड़े, तो वो भी आपके लिए इक्वली काम करती है। तो आप अपने मेंटर को अगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखते हैं, उसको अट्रैक्टिव रखते हैं, वहां पर सुंदर चीजें लगाते हैं, दरवाजे पे धूल धक्कड़ नहीं होती है, तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को इन्वाइट करने का। मेरी मम्मी जो होती थी, सुबह उठ के सबसे पहले घर में झाड़ू बाहर लगाती थी, पर दरवाजा खोल के पहले दरवाजे पर झाड़ू लगा। तो लोग क्या कहते थे, हम हमारे इंडिया में तरीके ये लोगों को डरा डरा के फॉलो करवाना कि इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और तुम्हारे घर में आती है। लक्ष्मी जी किसको नहीं चाहिए, सब लोगों को की सुबह झाड़ू। साउथ इंडिया में तो घर के बाहर बहुत सुंदर रंगोली बनाने का ट्रेडिशन है ही, आप लोगों ने, आप लोग इस चीज को जानते ही। आप अगर अपने घर के बाहर सुंदर रंगोली भी बनाते हैं तो भी वहाँ की एनर्जी को एनहांस ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि
अल्टीमेटली आपका घर साफ सुथरा, आपका दरवाजा सुंदर सुंदर प्लांट्स लगेंगे, ये सब देखेंगे तो आंखों को सूदिंग नहीं लगेगा, है ना। जिसको भी सूदिंग लगेगा और अच्छी पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगी, तो कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आएंगी। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। प्लस अगर आपकी डायरेक्शन दरवाजों के अलग अलग या गलत है आपके हिसाब से, तो उनके अलग ट्रीटमेंट है। ये एक जर्नल क्या बोलते हैं रेमेडी, आप जो अपने घर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्या बोलते हैं, जो फेंग शुई है वो यही कहता है कि अपने दरवाजे को क्लटर क्लटर फ्री रखें और वेल lit। क्या होता है हमारे घरों में, एक ही बहुत ही मैंने बहुत रेगुलरली और बहुत कॉमनली इस चीज को नोटिस किया है कि लोग अपने दरवाजे पर क्या बोलते हैं लाइट नहीं जल है। अपने घर को तो बहुत रोशन कर रखते हैं पर दरवाजे के ऊपर लाइट नहीं लगाते हैं, अपने मेन डोर पर लाइट जरूर। और कोशिश करिए जब शाम का समय होता है, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, जो शाम या सांझ का समय जिसे बोलते हैं, उस समय अपनी डोर की लाइट को जरूर जलाएं। ठीक है, रात में बेशक सोते जाते वक्त बंद कर दें, पर अगर पॉसिबल हो तो पूरी रात चलाएं। घर के दरवाजे को प्रॉपरली लाइट उसमें होनी चाहिए। अपने घर के दरवाजे पर हमें क्लॉक नहीं लगानी चाहिए, कोई मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, कोई पिलर नहीं बनाना चाहिए। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन अपने दरवाजे पर हमें नहीं करना। तो बाकी अपने घर को अगर अपने घर के बाहर आप प्लांट्स भी लगा सकते हो। पर जब हम वास्तु पढ़ते हैं तो प्लांट्स को किस दिशा में आपका दरवाजा खुल रहा है, नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग अगर आपका दरवाजा है तो आप आराम से कोई भी प्लांट वहां प्लेस कर सकते हो। पर अगर दूसरी डायरेक्शन आते हैं तो प्लांट को प्लेस करने से पहले आपको थोड़ा सोचना। तो सिंपल आप अपने घर को के दरवाजे को अगर साफ सुथरा रखते हो, थोड़ा सा डेकोरेटिव रखते हो, तो आपकी घर की पॉजिटिव एनर्जी, जी एनर्जी आपके अंदर आए, आपके घर के अंदर आती है। कल मैंने बात करी थी, जो दरवाजा है वो एंट्रेंस है हमारे घर में एनर्जी के आने के लिए। और हमने ये भी बोला था कि ये जो एनर्जी है, बड़ी बड़ी जो विंडोज है उनके साथ। ये तो आप देखो फेंग शुई क्या करता है, विंडोज पे विंग टाइम लगाने के बारे में बात, वहां की एनर्जी को एनहांस, तो सूदिंग सी आवाज आती है तो हमें अच्छा भी लगता है और वो एनर्जी को पॉजिटिव भी करता है, क्योंकि वो साउंड वाइब्रेशन क्रिएट करता है। बहुत ही लॉजिक है, एवरीथिंग इज लॉजिकल, इसमें कोई इलॉजिकल नहीं चीज है। तो यस, दो लोगों ने हैंड रेस किए हैं। पहले पूजा जी बताएं प्लीज, व्हाट यू वांट टू आस्क। हाँ मैम, एक्चुअली आजकल फ्लैट्स में एक स्टील का डोर होता है और एक वुडन डोर होता है, दो डोर होने लगे हैं। तो आप जैसे स्वास्तिक रंगोली का उसका सॉरी रोली का बनाने के लिए कह रही हैं, वो मैं जब भी बनाती हूँ मुझे डाउट रहता है हमेशा कि मैं स्टील के डोर पे बनाऊँ, विच इज़ लिटिल डिफिकल्ट, या वुडन सेकंड डोर जो है, पहला डोर तो स्टील का ही होता है। तो इसमें पहले तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है, अगर इतना ही कंफ्यूजन है तो दोनों में बना लो, कुछ नहीं प्रॉब्लम है। पर एक्चुअली आपकी चौखट जो है, जो रियल चौखट है, आपको देख के पता चल जाएगा, उस वाले डोर पर बनाना चाहिए, जो कि नॉर्मली मेरे ख्याल से लकड़ी वाला डोर। पर अगर आपको जरा भी डाउट है तो आप दोनों डोर्स में बना ले, कोई प्रॉब्लम ठीक है, थैंक यू। नहीं। हाँ जी, बोलिए जी। मैम, मैम आपने एक ही क्वेश्चन है। आई एम वेरी न्यू टू वास्तु। मेरा ये पहला सेशन है जो एक्चुअली मैं अटेंड कर रही हूँ, सो थैंक यू फॉर दैट। अगर हम डायरेक्शन देख रहे हैं, जो आपने बोला कि मेन एंट्रेंस है या जो भी है, तो इसमें भी हम फेंगशुई के जैसे अंदर से बाहर की तरफ देखेंगे डायरेक्शन को, या फिर इसका कोई अलग पैरामीटर होता है वास्तु में? देखो ये तो बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसे मुझे समझाना चाहिए, पर सिंस आपने पूछा है तो हम हमेशा घर के अंदर खड़े होकर अपना फेस दरवाजे की तरफ, ठीक है, हम घर के अंदर खड़े, दरवाजे का फेस, हमारा फेस दरवाजे की तरफ है, तब हम देखते हैं ओके। कि कितनी डिग्री आ रहा है। वो एक करेक्ट तरीका है अपने घर के डायरेक्शन को देखने का। तो अगर आप, आपका कंपास, आपका घर इस चीज को अलाउ करता है, आपको हाथ में फोन नहीं रखना है, हाथ में घड़ी नहीं बांधनी है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है जिससे मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो डिस्टर्ब ना हो, तो फिर उसके बाद आपको अपने घर का एक डायरेक्शन लेना चाहिए। पर गूगल अर्थ को बहुत अच्छा सा डायरेक्शन देने में है, और आजकल हाँ, वो सारे लोग किया यूज। हुआ है मैम, वो किया हुआ है मैम, पर वही मुझे थोड़ा डाउट ये था कि वास्तु के हिसाब से भी सेम फॉर्मेट होता है कि आप अंदर से हाँ बाहर ही देख रहे हो? हाँ, हम अंदर से बाहर ही देखते हैं, क्योंकि हमारा ओके। वास्तु में सारी एनर्जी ब्रह्म स्थान से ही ओरिजिनेट होती है और आइडिया सेम ही है।
डायरेक्शन लेने का आइडिया अच्छा, सेम ही है, क्योंकि हम ब्रह्म स्थान से ही सारी एनर्जीज को ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सुनो। मैम मैम आपने कहा कि कलश रख सकते हैं, तो किस डायरेक्ट कैसे रखते हैं उसको, गेट के अंदर या बाहर, किस तरह से? ये मैं नहीं समझी, फिर से बोलिए। मैम आपने मेन गेट पे कलश वाली बताया तो मुझे क्लियर नहीं हो पाया। आपने कलश देखिए, का मेन बताया। गेट पे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि मेन गेट आपका किस दिशा में आ रहा है, वो उस हिसाब से आप कलर्स यूज कर सकते हैं। पर मैंने मेन गेट पे आपको बोला कि आप प्लांट्स रख सकते हैं अगर आपका मेन डोर नॉर्थ या ईस्ट पे है, तो आप आराम से रख सकते हैं। पर अगर साउथ और वेस्ट पे है तो थोड़ा अवॉइड करने की जरूरत है, अंटिल अनलेस हमें करेक्ट ना पता हो, क्योंकि वहां पर हम उस हिसाब से देख रहे हैं। आप रोली का जो स्वास्तिक है वो किसी भी डायरेक्शन के डोर पर बनाया जा सकता है, उसके लिए मन में कोई दुविधा नहीं रखनी। पर हाँ, अगर आप किसी मेटल का या पर्टिकुलर कलर का बनाना चाहते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डोर है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, उस हिसाब से आपको कलर डिसाइड। ठीक है, आगे चले। ओके। इसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आता है किचन। किचन जो है क्या बोलते हैं, हमारे वास्तु के हिसाब से जो किचन है वो फायर एलिमेंट को दिखाता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हमें फायर एलिमेंट के बारे में बताता है। अब दोनों ही जो साइंसेस हैं, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को फायर एलिमेंट के बारे में ही बोलती है, और जो फेंग शुई है साउथ ईस्ट डायरेक्शन को क्लैश कैश फ्लो के लिए भी रिस्पॉन्सिबल मानती है। तो मॉडर्न वास्तु में भी हमें उस कुछ चीज को अडॉप्ट कर रखा है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो आपके कैश फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब फेंगशुई में क्या होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, हम अपने किचन की पूरी प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, और फेंगशुई में हम स्पेसिफिकली हॉब या चूल्हे की प्लेसमेंट के बारे में बात। तो अगर हम आजकल के जमाने में देखें तो हमारे किचन में एक वाटर पॉइंट भी होता है और एक हमारा स्टोव भी होता है। तो जनरली हमें क्या करना चाहिए कि एनर्जी डिस्टर्ब ना हो जाए, कि एकदम एक ही स्लैब पर एक तरफ सिंक और एक तरफ हमारी हॉट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक फायर एलिमेंट है और एक वाटर अलग अलग जगह पर हो सकती है। तो क्या करेंगे, हम किचन को एक स्मॉल यूनिट देखेंगे और किचन की डायरेक्शंस को डिसाइड करेंगे। उस हिसाब से हम नॉर्थ की तरफ अपने वाटर पॉइंट को रख सकते हैं और दूसरी तरफ हॉट को रख सकते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि क्या बोलते हैं, किचन में हम डस्टबिन हमें रखना अवॉइड करना चाहिए। तो ये कंसेप्ट जो है, ये चाहे वास्तु वाले हों और चाहे फेंग शुई वाले हों, दोनों ही इस चीज को मानते हैं। क्योंकि डस्टबिन ऑब्वियसली, डस्टबिन है जो ऐसी चीज है जो हम बाहर थ्रो करते हैं। ठीक है। अब हम वास्तु में किचन को इतना इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं कि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है, वैसे ही हमारा स्वास्थ्य होता है, वैसे ही हमारी एनर्जी होती है, और वैसे ही हम रियल लाइफ में परफॉर्म ऐसे ही करते हैं। इसीलिए और जो फेंगशुई में है वो फायर को मनी मानते हैं। ठीक है, तो वो फायर सोर्स ऑफ मनी है, कैश फ्लो है, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस है। तो दोनों चीजों को ध्यान आपको रखना है। फेंग शुई में हम कलर करेक्शन या एलिमेंट करेक्शन या क्रिस्टल करेक्शन या पिरामिड्स लगाकर उस एरिया को करेक्ट करना। पर आज की टेक अवे क्या होनी चाहिए कि इफ यू हैव अपने किचन में, आपको सबसे पहले प्लेसमेंट अपने हॉब की देखनी है। सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका पानी का सोर्स और आपका जो स्टोव है वो दोनों एक ही लाइन में एक ही स्लैब पे ना हो। क्योंकि अगर है तो कोई ऐसा तरीका करो कि थोड़ा सा बाइफिकेशन हो जाए उसके अंदर। किस तरीके से कर सकते हो वो आप अपनी रियल लाइफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरह उसको देखते हैं। अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता है तो हम एक टेप ही लगा देते हैं कि ये हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी है। डिपेंड करता है कि किस दिशा में हमारा किचन है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो बहुत ही अच्छी बात है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका किचन नहीं है तो वहां पे थोड़ा थोड़ा रेड कलर को यूज करके हम उसे या एनहांस कर देते हैं। पर ये इतनी इतनी जल्दी से पूरे डायरेक्शन को अगर बिना जाने हम ना करें तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप फिर भी थोड़ा थोड़ा करना चाहिए ये सारी चीजों को यूज, तो भी आपको ये क्या और डिफरेंस नजर आ जाए। किचन के बाद हमारा नेक्स्ट आता है वो है वाटर सोर्स। अब वाटर सोर्स को क्या है, हम जब अपने वास्तु के बारे में बात करते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन हमारी अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारी स्पिरिचुअलिटी की डायरेक्शन है।
इस डायरेक्शन को क्लियर होना बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट हमारा हेड है वास्तु पुरुष का। तो वास्तु पुरुष का हेड होने की वजह से जितने भी आइडियाज आते हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आती है, जितना भी हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, वो सारा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ का एरिया आता है। ये वाटर एलिमेंट से गवा। अब अगर मैं फेंगशुई के बारे में बात करूँ तो फेंगशुई में भी इन्हीं चीजों को मानते हैं, पर जब हमें वाटर एलिमेंट के बारे में बात आती है तो वहां पर अब हम क्या करते हैं, हम जब वैदिक वास्तु पढ़ते हैं तो हम कहते हैं वहां पर ग्रीन लीफ रख दो, ग्रीन लीफ का कोई प्लांट रख दो, मनी प्लांट रख दो, ब्लू कलर का पाइन प्लांटर यूज कर लो, कुबेर जी की मूर्ति रख दो, इस तरीके की चीजों के बारे में बात करते हैं। फेंगशुई क्या कहता है, वाटर बॉडी को कोई छोटा सा वाटर का फाउंटेन रख दो, फिश एक्वेरियम रख दो, वो ऐसी वाटर बॉडीज के प्लेसमेंट के बारे में बात। अब हम एक चीज यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग नॉर्थ डायरेक्शन में मनी प्लांट लगाते हैं ब्लू कलर की, पर इससे साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो जो मनी प्लांट का पानी से भी समय पर बदलना बहुत जरूरी है। नहीं तो पानी इकट्ठा होके गंदगी ही क्रिएट करता है और फिर वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को block करता है। तो छोटे छोटे से ये जो उपाय हैं ये भी आप इसके अलावा अपने घर को प्रॉपर वेंटिलेट करें, अपने घर में सन की एनर्जी आने दें या धूप को आने दें। चाहे आप पूरे दिन नहीं आने देना चाहते, फिर थोड़े दिन के लिए भी आप जरूर अलाउ करें कि आपके दिन की सन रेज आए, आपका घर प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट हो। बहुत हैवी कर्टन्स मत यूज करें, छोटे छोटे हल्के कर्टन्स को यूज करें, हल्के कर्टन यूज करने चाहिए जिसका फैब्रिक भी थोड़ा लाइटर हो और जिसके कलर्स भी थोड़े लाइटर हो। अब देखो अगर प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम बहुत हैवी हैवी डार्क कर्टन लगाते हैं तो हमारा घर छोटा लगता है ना, इल्यूशन सा क्रिएट होता है। लाइट कलर के कर्टन्स लगे होते हैं तो घर बड़ा दिखता है। पर अपनी घर की वॉल्स पे बहुत डार्कर कलर्स यूज, एक तो कलर की एनर्जी आती है आपके पास, अगर गलत दिशा में गलत कलर हो जाता है तो वहां के एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। तो अच्छा है कि न्यूट्रल कलर्स में जाए। न्यूट्रल कलर है, व्हाइट है, क्रीम है, बेज है, ये न्यूट्रल कलर है। अगर आपके पूरे घर की दीवार में इस तरह के कलर होते हैं तो कलर चोरी की ज्यादा प्रॉब्लम आपके घर में नहीं है। न्यूट्रल कलर के कर दो साफ। सुनीता जी आप कुछ कह रही थी। मैम जैसे आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में वाटर फाउंटेन या ऐसा लगा सकते हैं, तो क्या नॉर्थ में भी लगा सकते हैं वाटर फाउंटेन, या वो नॉर्थ ईस्ट में ही होता है? नहीं नहीं, नॉर्थ में लगा सकते हैं, नॉर्थ भी वाटर की ही दिशा में। ठीक है। जी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो प्रोडक्टिविटी जोन है उन पे हम कैसे वास्तु और फेंगशुई की के प्रिंसिपल को अप्लाई करें और अच्छा अपने लाइफ में अचीव करें। तो वास्तु के हिसाब से प्लेसमेंट ऑफ योर डेस्क, जहां पर आप बैठ के काम करते हैं, प्लेसमेंट ऑफ योर स्टडी टेबल इज वेरी। कल मैंने आपको बताया था कि आपकी टेबल भी एक कीमत की तरह काम करती है। आपकी टेबल पे इधर लैपटॉप लगा है, इधर तारे पड़ी हैं, उधर चाबियां पड़ी हैं, उधर बुक्स पड़ी हैं। अगर ऐसा क्लटर्ड है आपका तो डेफिनेटली आप अपने घर काम को फोकस तरीके से नहीं कर सकते। कभी कोई काम करोगे, कभी कोई काम करोगे, कभी कोई छूट जाएगा, कभी कोई छूट जाएगा। आप पूरे दिन काम करोगे पर ऐसा लगेगा कि कोई भी काम। तो इस तरीके से अपनी डेस्क को अच्छे से अरेंज करना तो है ही। तो दिशा के हिसाब से अरेंज करना है। कल मैंने बात करी थी, वेस्ट में आप रख सकते हो, नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए बैठ सकते हो। दिशा का भाग, अच्छा आप ईस्ट पे तो बैठ सकते हो, नॉर्थ पे भी बैठ सकते हो। अब फेंगशुई को कैसे हम इसमें अप्लाई करेंगे। फेंगशुई आपसे कहता है कि आप जहां पर भी बैठे, अगर आप ओनर हैं अपने ऑफिस के, तो आपके पीछे एक सॉलिड वॉल होनी चाहिए, वो आपको एक सपोर्ट की तरह काम। अब आप देखेंगे जो पीछे आपको मेरे दिखाई दे रहे ब्लाइंड्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी खिड़की है। ये रेंटेड ऑफिस है, मैं इसमें उसको दीवार नहीं बना सकती, तो मैंने उसको एक परमानेंटली ब्लाइंड डाल के बंद किया टू क्रिएट, अपने दिमाग को ये बताने के लिए कि ये दीवार है। ठीक है, इसी तरीके से फेंग शुई क्या कहता है, आप जिस चेयर पे बैठे उसका जो हेड है वो आपके हेड से ऊपर जाना, दैट गिव्स यू पावर, है ना। इसलिए आप इस तरीके से आप जहां पर भी बैठे, आप ऐसी जगह पर बैठे कि आप तो क्या बोलते हैं, दरवाजा खोलते ही किसी की नजर आपके ऊपर ना। ठीक है, बॉस के ऊपर दरवाजा अब ये पॉसिबल नहीं है, आप मेरे ऑफिस में आओगे तो दरवाजा खोलोगे सबसे पहले आप जी।
पर लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते। दिस विल गिव यू एक्स्ट्रा एज। इस तरीके से आप उसे यूज कर सकते। फिर फेंगशुई के हिसाब से आप सर्टेन चीजों को अपने टेबल के ऊपर प्लेस कर सकते। जैसे कि अगेन एक बेम्बू प्लांट का बहुत ज्यादा यूज होता है। फेंगशुई में बेम्बू प्लांट्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब बेम्बू प्लांट क्या होता है कि कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट, अगर आपको बैम्बू के बारे में पता हो कि उसका सीड जब जमीन में आता है तो 3 साल तक तो वो ऊपर कोई आने का कोई इम्प्रेशन ही नहीं आता कि इसके अंदर कोई सीड भी है। 3 साल के बाद जब वो बाहर निकलता है उसे उस सीड को प्रोसेस होने में 3 साल लगते हैं और उसके बाद वो तेजी से ग्रो। तो अगर हम ऑफिस प्लेस में ऐसे बैम्बू का ट्री रखते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमें कंसिस्टेंटली अपने काम को करते रहना है। इट इज बिल्डिंग अप, हम देख भी नहीं पा रहे हैं लेकिन तब भी ये बिल्ड हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो जमीन से बाहर निकलेगा और आप बहुत तेजी से प्रोग्रेस करें। तो हर एक सिंबल्स का, हर एक साइन का, हर एक चीज का कोई ना कोई लॉजिक है, उसको आप यूज कर सकते हैं। आज थोड़े दिनों पहले बैम्बू ट्री रखने का बड़ा फैशन चला था, सब लोग कहीं पर भी कुछ भी बैम्बू ट्री रख ले रहे थे। पर बैम्बू ट्री अगेन अ वेरी पॉजिटिव थिंग इफ यू आर गोइंग टू कीप इट इन योर ऑफिस। सो वो आपकी हेल्प करता है। ऑफिस के बाद कलर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो कलर है, मिरर है, रिफ्लेक्शन है, इसके बारे में आपसे बात करनी है। जो भी हम आज के मॉडर्न वास्तु में कलर की थ्योरी समझते हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं जो है फेंगशुई से ही आई है। जो कलर की थ्योरी है वो फेंगशुई से ही आई है। जो वैदिक वास्तु है उसमें कलर थ्योरी के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, उसमें एलिमेंट्स के बारे में और मेटल्स के बारे में ज्यादा बात, शेप्स के बारे में बात करते हैं। पर जो कलर का कंसेप्ट है वो मोर और लेस हमारा फेंगशुई से आया है, पर वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे वैदिक वास्तु के कंसेप्ट के साथ जेल होता है, इसलिए हम उसे बहुत इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वो क्लटरिंग और डीक्लटरिंग के बारे में ही है, क्योंकि वास्तु में डीक्लटरिंग और क्लीन स्पेस का बहुत महत्व। क्योंकि जहाँ पर भी एनर्जी रुकी हुई है, बहुत सालों से कोई चीज रुकी हुई है, डेफिनेटली वहाँ की एनर्जी में स्टेगनेंसी है, नेगेटिविटी है, रुकी हुई है। तो इसके बारे में तो कहने की जरूरत है ही नहीं है। अपने किचन को, किचन के बारे में भी और टिप देना चाहूंगी कि इरिस्पेक्टिव आपका किचन किस डायरेक्शन में है, हॉट किस डायरेक्शन में, आप उसे चेंज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपनी किचन की चीजों को प्रॉपरली अरेंज करके रखते हो, जूठे बर्तन से भी नहीं छूटे। अगर मान लीजिए मेरी बाई आके धोएगी तो उसे पानी डाल के ठीक से करके सारे सिंक के अंदर रख देगी, पूरे स्लैब में ना फैले रहे। तो अगर हम ऐसा भी करते हैं तो भी आपकी किचन की एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है। और जहाँ पर एक्चुअली अगर जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पे घर में जहाँ पर फायर एनर्जी क्रिएट करने की जरूरत है, वहां पर एक आप कैंडल जला करके रख सकते, वो आपको हेल्प। ठीक है, क्लटरिंग और डिक्लटरिंग के बारे में तो आपको बहुत सारी चीजें इस बारे में पता ही है। खुद भी आप देखो, अगर आपकी अलमीरा में कपड़े आप नए नए लाते जाओ, पुराने ना निकाली तो अलमीरा की क्या हालत है। ये क्या यही हालत हो जाती है ना, कितने भी नए कपड़े खरीदे पर पहनते वक्त कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि सब आपस में उलझ के रह गए। अगर प्रॉपरली लगे हो तो डिसाइड करने में भी इजी होता है। और जब भी हम अपनी अलमीरा को खोलते हैं तो हम एक अच्छी पॉजिटिव बात, इधर भी मैंने बात करी थी, जो अलमीरा है, जो आपका घर है, जो आपके ऑफिस की टेबल है, वो आपकी माइंड का रिप्रेजेंट। अगर आपकी, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया, अगर आपकी वर्किंग स्टेशन पूरा डिक्लटर से भरा हुआ है तो डेफिनेटली आप भी उतने ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में ऑफिस में काम करते हैं। अभी तक जो भी बातें करी उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन? अगर हम प्लांट और लाइट के बारे में बात करें तो ये दो एक ऐसे दो चीजें हैं, चाहे वो वैदिक वास्तु में हो और चाहे वो फेंगशुई में हो या मॉडर्न वास्तु में हो, कि अगर हम लाइट लाइट के इम्प्रेशन से हम बहुत
हद तक बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर सकती है, क्योंकि जहां पर लाइट पड़ रही होती है, फोकस लाइट उस एरिया को एनहेंस करती है। तो अगर हमारे घरों में कोई एरिया ऐसा है जिसका जो दिशा काम है, जिसका बेनिफिट हमें नहीं मिल पा रहा है, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं ईस्ट डायरेक्शन का। ईस्ट डायरेक्शन जो है वो आपको सोसाइटी में फेमस करता है, आपके कॉन्टैक्ट्स बनाता है, आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करता है। तो और मान लीजिए समहाउ आपके घर में वही एरिया बटा हुआ है, तो फिर आप वहां पर फोकस लाइट लगा सकते हैं। फोकस लाइट लगाने से वो एरिया को आप एनहांस कर सकते हैं। तो वो उसका फायदा आपको एक इल्यूजन क्रिएट करेगा और उसका फायदा आपको मिल पाएगा। इसी तरीके से आप मिरर्स को यूज कर सकते हैं जिस एरिया को आप एनहांस करना चाहते हैं। आप आंखों मिरर्स को यूज कर सकते हैं जिस एरिया का एनहांस, वो की एनर्जी को आप कम, जिस एरिया को आप छोटा दिखाना चाहते हैं। इस तरीके से डेवलप आप यूज कर सकते हैं। हेलो मैम। मैम मुझे ना ये पूछना था कि कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, मतलब ज्यादातर बड़े लोग ऐसे बोलते हैं कि बेडरूम में अगर मिरर होता है और मिरर में अगर हम दिखाई दे रहे होते हैं तो उससे लड़ाई होती है। तो ऐसा ये सही होता है? जैसे आपने तो बताया कि वो हेल्थ पे अफेक्ट करता है या उस बॉडी पार्ट पे अफेक्ट करता है, बट लड़ाई बहुत ज्यादा बोलते हैं लोग, तो हाँ, ऐसा। हाँ, ये इसलिए है क्योंकि जब हम बात करते हैं बेडरूम्स की, तो उनका डायरेक्शन आता है साउथ साउथ वेस्ट में हमें बेडरूम लगना चाहिए, और वहां पर हम मिरर प्लेस करते हैं तो वो उसका एंटी एरिया है ना, इसलिए वो कहीं ना कहीं उस एरिया में मेरी फंक्शन है। पर ऐसा जरूरी नहीं है, आप, मुझे पता नहीं आपका बेडरूम किस डायरेक्शन में है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि आपका बेडरूम में अगर मिरर लगे हैं तो वो लड़ाई का ही। पर देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं फिर लॉजिक, मैं हमेशा लॉजिक पर भी, आपके हम्म। बेडरूम में एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है जिसमें आप लेटते हो, तो आपकी बॉडी पार्ट बताइए। मान लो अगर वो आपकी कमर और पीठ को का इंप्रेशन उसमें आपके अगर पीठ में दर्द है, तो आप सुबह फ्रेश तो नहीं उठोगे, चिड़चिड़ाते हुए उठोगे, है ना। हम्म। और किसको, किसके पार्टनर को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बात ये मतलब सिंपल सी लॉजिकल तरीके से देखते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप, आपकी किस डायरेक्शन, अगर 3 फीट तक का कोई मिरर है, वो कोई एडवर्सली इफेक्ट नहीं, ना लड़ाई करवाता है, ना ही कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम। पर हम्म। अगर बहुत ज्यादा बड़े हैं, बहुत ज्यादा बीच में फैशन चला था, पूरी पूरी वार्डरोब में ऊपर से नीचे तक मिरर लगा देते थे ये इंप्रेशन देने के लिए कि रूम बड़ा है, पर एक्चुअली वैसा इंप्रेशन तो नहीं आता, वो आपके लिए फिर नहीं आता है, क्योंकि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वो किस दिशा में आपका बेडरूम है, उसमें वाटर एलिमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस तरीके से समझ सकते। ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें थी जो मैं बताना चाह रही थी। इसके बाद आप जैसे अब जो भी इंटरेस्टेड है, मैं उसे अपने कोर्स कंटेंट के बारे में चाहूँगी। मैं हफ्ते में 5 दिन वास्तु की पढ़ाने की सोच रही हूँ, मंडे से फ्राइडे तक की। पर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि हफ्ते में 3 ही दिन पढ़ाइए, तो दैट वी कैन डिसाइड। और मैं पहले कोर्स कंटेंट बताती हूँ, और जो जो इंटरेस्टेड है कोर्स करने में, वो जुड़ सकता है और कोर्स कंटेंट को समझ सकते। तो इस कोर्स कंटेंट में मैंने फेंगशुई को नहीं मेंशन किया है, पर जो अब कोर्स मैं पढ़ाऊंगी उसमें डेफिनेटली मैं फेंगशुई भी। तो हम हमेशा की तरह फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे हर एक कोर्स में हम फाउंडेशन या हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। वास्तु पुरुष के बारे में और उसके मर्म स्थान के बारे में समझेंगे, क्योंकि दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम 16 डायरेक्शन, उनकी डिवाइन एनर्जी, उनके मतलब, उनके सिंबल्स, उनके कौन सा मेटल है, कौन सा कलर है, एवरीथिंग एवरीथिंग पढ़ेंगे। डायरेक्शंस के बारे में, उनसे एसोसिएटेड देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, उनकी एनर्जेटिक फील्ड मैपिंग भी करना सीखेंगे। इसके बाद स्लाइड, इसमें हम अगर हम सब पॉइंट्स में जाएं, तो हम 16 पॉइंट वास्तु देवता प्लेसमेंट ऑफ पुरुषा बताएंगे। डिटेल स्टडी ऑफ 107 नाम स्थान के बारे में करेंगे। हम कोशास के बारे में समझेंगे, हम 5 एलिमेंट्स को डिटेल में समझेंगे, वो कैसे रिएक्ट करती हैं, कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव हमें इफेक्ट देती है, उनके बारे में बात करेंगे।
डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे, 16 डायरेक्शंस के, उसके 45 देवता, वास्तु के, उनके जोन्स के, उनके फंक्शंस के, उनके प्लस माइनस चीजों के बारे में, क्या चीज लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, किस वास्तु को के लिए क्या फूड ऑफर करना चाहिए, क्या चीजों का प्लेसमेंट करना चाहिए जिससे कि हमारी चीजें अच्छे से हो पाए। इसके बाद हम लैंड रीडिंग को अच्छे तरीके से उनके प्रिंसिपल को समझेंगे कि सॉइल टेक्सचर क्या होता है, ग्राउंड पैटर्न क्या होता है, कैसे सॉइल को टेस्ट करना है, कैसे उसका इंटरप्रिटेशन करना है, प्लॉट की डिफरेंट साइजेस को समझेंगे, कौन सा आइडल है, कौन सा अनऑस्पिशियस है, कट्स और एक्सटेंशन के क्या दोष होते हैं, क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, इस उन सबको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री को कैसे करेक्ट करते हैं, अगर आपका एसिमेट्रिकल प्लॉट है तो उसको कैसे करेक्ट करें और उस पर वास्तु कैसे अप्लाई करें, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम रूम बाय रूम तो जाएंगे ही कि बेडरूम कैसा हो, फैमिली रूम कैसा हो, किचन कैसा हो, डाइनिंग कैसा हो, बेडरूम कैसा हो, टॉयलेट कहाँ हो, स्टेयर कहाँ हो, लिफ्ट कहाँ हो, यूटिलिटीज कहाँ हो, सेप्टिक टैंक कहाँ हो, सीवरेज कहाँ हो, ओवरहेड टैंक कहाँ हो, अंडरहेड टैंक कहाँ हो, ईच एंड एवरीथिंग। आप अपने घर में एसी कहाँ लगाए, आप अपने घर में डस्टबिन कहाँ रखें, यू जस्ट नेम इट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन वेरी डिटेल। इसके बाद हम ड्राइंग, वास्तु ग्रिड और लेआउट्स के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम सेंट्रॉइड निकालेंगे, कैसे हम कंपास यूज करेंगे, कैसे मॉडर्न मॉडर्न जो गूगल टूल है, इन सबको कैसे हम डिजिटल मैपिंग कैसे करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे वास्तु देखकर लोगों की प्रॉब्लम्स का पता लगाना है और फिर उसके हिसाब से उसके सॉल्यूशंस को भी देना है। बिजनेस और इंडस्ट्रियल वास्तु के बारे में भी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करेंगे। कैसी रोड होनी चाहिए, कैसी पार्किंग होनी चाहिए, कैसे कमर्शियल साइट्स में हम कैसे काम करें, फैक्ट्रीज को कैसे देखें, वेयर हाउस बनाए तो क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरीके के ऑफिस, अगर आपका छोटा ऑफिस है तो उसको कैसे करें। इसके बाद वास्तु पेशेंट क्लिनिक, हीलिंग रूम, हीलिंग सेंटर्स में हम चीजों को कैसे करें, इनके बारे में भी बात करेंगे। रिलेशनशिप और फैमिली हार्मनी के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में एस्ट्रो वास्तु के बारे में भी दूंगी, थोड़ा न्यूरो वास्तु के बारे में भी बताऊंगी, और एनर्जेटिक हीलिंग के बारे में भी हम बात करेंगे कि डिफरेंट यंत्रास, पिरामिड्स और क्रिस्टल्स का प्लेसमेंट हम कैसे करेंगे। एक्सटेंशन और दोषा रेमेडी, एक्सटेंशन और कट्स को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, टी हिट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल रेमेडीज कैसे करनी है, किसी प्लांट के डिसोलेशन ओरिएंटेशन को हम कैसे ठीक करेंगे, है ना, इन सारी चीजों को, कलर थेरेपी को कैसे यूज करना है, मेटल्स को कैसे यूज करना है, वाटर ऐसे फीचर्स को कैसे यूज करना है, इन सब चीजों के बारे में, वाटर से रिलेटेड एवरीथिंग है ना, और सारी चीजों को एक होलिस्टिक इसके बारे में हम बात करेंगे। और प्लस इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स हम रियल लाइफ में नक्शे लेंगे, क्योंकि जो हम अब जो क्लास में हम जब टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो हम एक हाइपोथेटिकल नक्शे ले लेते हैं और उनके ऊपर समझाते हैं कि अगर एल शेप प्रॉपर्टी है तो क्या करें, रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी है तो क्या करें। पर रियल लाइफ में जब आप अपने घर का नक्शा उठाते हो तो वो कुछ अलग ही अतरंगी शेप में, तो सेंट्रॉइड कैसे निकालें, प्लेसमेंट कैसे करें, और रियल लाइफ में हम नक्शों को कैसे रीड करें। कम से कम मेरी कोशिश होगी कि मैं रियल लाइफ में जितने पार्टिसिपेंट हैं उनके घर का तो नक्शा एक बार एटलीस्ट आपको बताऊं, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, कैसे अपनी रिपोर्ट बनाकर अपने क्लाइंट को देना आपको चाहिए, वास्तु रिपोर्ट आपको कैसे देनी चाहिए, इसके बारे में भी बात, और 45 देवदास के बारे में भी बात करेंगे। तो और फेंगशुई एडिशनली इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी हमने फेंगशुई को बहुत ही सतही में टच किया है, पर डेफिनेटली हम उसको और डिटेल में और पढ़ेंगे। एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगी कि 1 से 2 क्लासेस में टोटली इसमें दे। एंड में रेमेडीज कैसे करनी है और 3D रेमेडीज को कैसे यूज करना है, और डिफरेंट जो एनर्जेटिक रेमेडीज हैं उनको कैसे यूज करना है, इनके बारे में भी हम बात। वैसे तो ये कोर्स एक्सपेंसिव है, पर अभी मैं इस कोर्स को ऑफर कर रही हूँ आपको 997, 9,997 रुपीज में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 15 क्लासेस का मेरा प्रॉमिस है, पर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम क्लास नंबर ऑफ क्लासेस को बढ़ा भी सकते हैं। सो नाउ आई एम ओपन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं।
कोर्स के रिगार्डिंग, वास्तु के रिगार्डिंग, रेंशी के रिगार्डिंग, किसी भी चीज की? मैम आई हैव अ वेरी बिग क्वेश्चन। यस प्लीज। मैंने अभी सौरभ सर का वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट किया है, विच इज ओवर द वीकेंड्स। प्लस मैं यूएस में रहती हूँ तो थोड़ा टाइम जोन का प्रॉब्लम, कन्वर्जन में थोड़ा डिफरेंस आ ही जाता है। आपकी जो सेशंस है वो कौन से दिन रहेंगे, क्या टाइमिंग रहेगा? बिकॉज इंटरेस्ट है, फेंगशुई सीखा है, प्राणिक फेंगशुई, तो वास्तु में अब धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी की तरफ थोड़ा, वैदिक उसकी तरफ ज्यादा ढलाव हो रहा है। सो आई वुड लव टू नो क्लासेस कब होंगे एंड व्हाट इफ somebody can't attend the live class. So answer is I am planning to keep classes on Monday, Tuesday and Wednesday and timings will be like evening timings ही रखेंगे हम क्लास की. So mutually decide करेंगे. I have 2 slots available, 5 p.m. and 7 p.m. highest. All classes are going to be live and plus recording. Each and every recording, as you can see, are available on the LMS portal. आप उनको कभी भी देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं. सो 1 साल की वैलिडिटी अभी हम प्रॉमिस कर रहे हैं, पर अभी तक हमारा रिकॉर्ड है, हमने किसी भी पुरानी क्लास को डिलीट नहीं किया है सिंस एजेस, जब से हमारा एलएमएस आया है. पर फिर भी हम ये प्रॉमिस करते हैं कि 1 साल तक पूरी रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल है. प्लस सून माय बुक ऑन वास्तु इज आल्सो गोइंग टू बी आउट. दैट विल आल्सो बी अवेलेबल एज अ सपोर्ट स्टाफ. मैम एक और आपके रिस्पॉन्स के रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ प्लीज? हाँ जी. सो ऑफ कोर्स आपने बोला कि 2 बैचेस है, आपका टाइम स्लॉट 5 p.m. एंड 7 p.m. IST, नहीं, विच वुड दोनों में से बी, एक ही रखूंगी मैं स्लॉट अभी. हाँ पर मतलब आइदर. जो हाँ. अवेलेबिलिटी है, या हाँ. तो व्हाट आई वाज आस्किंग वाज, दोनों ही, मेरा तो अर्ली मॉर्निंग टाइम है, स्पेसिफिकली द 7 p.m. IST इज लाइक माई 9:30 विच इज माई वर्किंग आवर्स. आई वर्क फ्रॉम होम बट वो मेरा ओके. 8 to 4:30, तो आई कैन नॉट ओके. साइन अप फॉर एनीथिंग. पर मुझे इंटरेस्ट है, तो अगर मैं रिकॉर्डिंग्स बाद में देख के, इज इट ओके इफ आई रीच आउट विद एनी क्वेरीज आई माइट हैव? ऑलवेज ऑलवेज यू बीइंग एसोसिएटेड विद अस. चलिए, बहुत नया एसोसिएशन है, पर आपने देखा है कि जो भी क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की, वी जनरली ट्राई नॉट टू रिमेन देम एज अ क्वेरी ओनली. हम उसे कोशिश करते हैं कि उसे सॉल्व करने, एंड द सेम पैटर्न आई विल फॉलो. सो आपके पास अभी कभी भी क्वेरी है, या कभी मान लीजिए आपने 4 क्लासेस नहीं ज्वाइन करी, आपने उसकी रिकॉर्डिंग देखी, कोई 5th क्लास में आप ज्वाइन कर रहे हो, so you can always join in. You can come and ask your query. Otherwise, WhatsApp group is there. You can always post your query there. I am going to reply there the way is possible. जैसे भी possible. थैंक यू मैम. है और 2-3 सवाल में आई कैन मे बी रीच आउट टू यू ऑफलाइन नहीं और नहीं प्लीज, सेपरेटली, आप इफ दैट इज नहीं ओके. प्लीज डू आस्क. शायद आपके क्वेश्चन दूसरों को भी help करें. बताइए. तो दूसरा क्वेश्चन था, आपने जो बोला कि 16 डायरेक्शंस एंड वी विल लुक फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट जो ब्रह्म स्थल है. सो विल वी हैव सम काइंड ऑफ अ टूल जिससे हम, अगर गूगल अर्थ से आपने एग्जैक्ट पिन किया है लोकेशन, द Yes. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, then will we have some kind of a Yes. tool that we Definitely. will use or a template? Okay. देर इज अ सर्कुलर स्केल जिसे लोग शक्ति चक्र कहते हैं, पर जैसे 16 डायरेक्शन स्केल होता है, वो मैं सबको, सारे जो भी लोग ज्वाइन करेंगे, वो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी. दैट इज अवेलेबल ऑन Amazon. ऑल दी साइट्स पर अवेलेबल है. आप उनसे, वहां से एक कंपास आपको लेना होगा, एक वो स्केल लेना होगा, तो वो बस ये, और एक ग्राफ पेपर लेना होगा. ग्राफ पेपर आर इजीली अवेलेबल इन दी मार्केट, तो स्टेशनरी में मिलता है. बस ये 2-3 चीजों की ही जरूरत होगी, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है. वो सब लोग अपने अपने लेवल पर उसे ऑर्डर करके भेज. And ma'am, report का कोई template या कुछ होगा, वो when मैं you दूंगी. said that you're हाँ. learning how to do the audit Yes. and prepare the audit report? I am Sorry, I'm doing very it. inquisitive. I have a नहीं lot नहीं. of questions. नो नो वरीज. जो रिपोर्ट है, मैं अपनी सैंपल रिपोर्ट जैसे मैं लोगों को देती हूँ वही शेयर करूंगी. आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी अपने इंटरेस्ट, अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से. तो वो, पर जो मैं यूज करती हूँ वो मैं आपको दिखा दूंगी, सो दैट आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगी कैसे आप उसको आगे ले सकते Thank you, ma'am. Thank you. You're very kind and generous in answering my queries. हैं. Thank you. Anybody else? Any other question? So if there is no question, then we will conclude this class. I am going to share the recording of today's and yesterday class in the group. जिन्होंने कल का छोड़ा वो देखना चाहे तो देख सकते हैं. और प्लस लिंक फॉर
registering for the class. I'm also going to post in the group. So thank you very much for joining in. Thank you, ma'am. Atma Namaste.